अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी, कास्ट अकाउंटिंग के सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स में से आज मैं आप लोगों की खिदमत में लेक्चर नंबर 8 के साथ हाजिर हूँ। जी, तो कास्ट अकाउंटिंग की इस सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था लेबर कास्टिंग के हवाले से। हमने पेरोल को डिस्कस किया था, पेरोल की जर्नल एंट्रीज को डिस्कस किया था और पेरोल के 3 इंसेंटिव्स हमने डिस्कस किए थे। कौन कौन से इंसेंटिव हमने डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कमीशन, शिफ्ट अलाउंस और ओवर टाइम प्रीमियम, और इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी हमने डिस्कस की थी। आज हमारी डिस्कशन है पेरोल इंसेंटिव्स में से लास्ट सेक्शन के हवाले से कि बोनस हमने कैसे कैलकुलेट करना है। अगर एम्प्लॉयर कोई कंट्रीब्यूशन करता है अपनी तरफ से एम्प्लॉय के बेनिफिट्स में एल्स ग्रास सैलरीज वेजेस के अलावा, तो उसकी कैसे ट्रीटमेंट करनी है और लेबर के रेलिवेंट रेशियोज कौन कौन से हैं और वो कैसे कैलकुलेट करनी है। जी, ये आज की हमारे डिस्कशन है। जी, तो आज हम स्टार्ट करते हैं बोनस से। बोनस क्या है? जो भी हम एक्स्ट्रा पे करते हैं रूटीन से हट के, उसको हम क्या कहेंगे? ये बोनस है। अब बोनस इंडिविजुअल बेसिस पे भी पे किया जा सकता है, एक इंडिविजुअल को, एक एम्प्लॉय को भी पे किया जा सकता है, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को भी पे किया जा सकता है। ठीक है जी। ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज में लाइक हमने कोई उनको ऑब्जेक्टिव दिया, कोई टास्क दिया, वो उन्होंने अचीव किया, तो उनको जब हम पे करेंगे तो वो क्या कहेंगे? हम ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को पे किया। जी, तो आज हम बोनस पे करने की डिफरेंट मेथडोलॉजीज को देखेंगे, जिसमें हमारे पास एक हेल्जे प्रीमियम प्लान है, एक हेल्जे वायर प्रीमियम प्लान है और एक रोमन्स प्रीमियम प्लान है। ये 3 बोनस के प्लान्स को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हेल्जे प्रीमियम प्लान की। हेल्जे प्रीमियम प्लान में जो बोनस की पेमेंट है वो हम कैलकुलेट करते हैं 50% ऑफ टाइम सेव मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल वेज रेट। जो रेट आप नॉर्मल रूटीन में पे करते हैं, रेट वही रहेगा। लेट्स अज्यूम ₹10 है पर आवर, तो वो ₹10 ही रहेगा, लेकिन जितना टाइम उसने सेव किया उसका 50% हम टाइम की कब बोनस पे कर देंगे। फिर हालजे फायर प्रीमियम प्लान, इसमें जस्ट डिफरेंस क्या है? यहाँ पे 30% ऑफ टाइम सेव्ड का। टाइम सेव्ड कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर द आउटपुट, टोटल टाइम जो अलाउ है, और जितना टाइम आपने टेक किया उस काम को करने के लिए, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा? टाइम सेव। लेट्स अज्यूम आपने कहा जी कि स्टैंडर्ड 1 और है 2 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए। कितने? 2 यूनिट्स आपने अगर प्रोड्यूस करने हैं तो उसके लिए आपके पास टाइम कितना है? स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 1 आवर। अब लेट्स अज्यूम आपने प्रोड्यूस करने थे 50 यूनिट, तो 50 यूनिट्स के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम आपके पास है दैट इज 25 आवर्स। अब अगर आपने लगाए हैं, एक्चुअल टाइम आपका हुआ है एक्चुअल टाइम आपने लगाया से 20 आवर्स, तो टाइम सेव कितना हो गया? 5 आवर्स। बट कीप इन माइंड, मैं अगेन फोकस कर रहा हूं कि इसमें आपने जो 5 घंटे सेव किए वो तो सेव हो गए, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि जी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट रिड्यूस नहीं होनी चाहिए। इस चीज को आपको एज बीइंग अ मैनेजर फोकस करना होगा। थर्ड डिस्कशन है, तीसरा है रोमन प्रीमियम प्लान। इसमें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बोनस की पेमेंट? टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम सेव्ड। अगेन टाइम सेव्ड हम उसी तरह कैलकुलेट करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें इन तीनों मेथड से टोटल वेजेस कैलकुलेट करते हैं।
जी स्टैंडर्ड आवर्स 60, कंप्लीशन टाइम टाइम टेकन 40 आवर्स। आपने उस काम के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए अलाउ कितने किए? 60 आवर्स। जो टाइम टेक किया वो 40 आवर्स है, तो टाइम सेव कितना हुआ? 20 आवर्स। अर्ली रेट 20 पर आवर है, तो आपने टोटल वेजेस कैलकुलेट करनी है हाल्जे प्रीमियम प्लान के थ्रू, हाल्जे वायर प्रीमियम प्लान के थ्रू और रोमन प्रीमियम प्लान के थ्रू। जी तो पहले हम बात करते हैं हाल्जे प्रीमियम प्लान के सोल्यूशन की। जी नॉर्मल वेजेस तो आपने जो एक्चुअल टाइम टेकन 40 आवर्स को मल्टीप्लाई कर दिया वेज रेट जो कि 20 पर आवर है, तो 800 हो गया। अब ये कैलकुलेशन तो हर एक में सेम रहेगी नॉर्मल वेजेस की। मसला कहाँ पे आएगा, ये चेंजेस कहाँ पे आएंगी? बोनस की कैलकुलेशन में। अब हाल्जे प्रीमियम प्लान कहता है जी कि 50% ऑफ टाइम सेव्ड। अब टाइम सेव्ड कितना है? 20 आवर्स, क्योंकि 60 आवर्स अलाउड थे, 40 आवर्स आपने एक्चुअल टाइम लगाया, तो 20 आवर्स आपने सेव किए। इसको 50% के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10 आवर्स आ गए, टाइम्स 20 इज इक्वल टू 200, तो ग्रास वेजेस 1000 की बनी। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि ये मेथड्स जितने भी हैं ये बोनस की कैलकुलेशंस चेंज करेंगे, नॉर्मल वेजेस उसी वे में कैलकुलेट होगी। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पैटर्न विच इज हाल्जे वायर प्रीमियम प्लान। अब इसमें हमने क्या काम किया? एक्चुअल 40 आवर्स का टाइम 20, ये सेम कैलकुलेशन दी। अब यहाँ पे 30% ऑफ टाइम सेव्ड, तो 20 आवर्स हमने सेव किए थे, उसका 30% लिया तो हमारे पास 6 आवर्स आ गए। 6 को हमने 20 से मल्टीप्लाई किया तो 120 का बोनस आ गया, तो टोटल बोनस कितना हो गया? 920 का। अब एक बात याद रखिएगा कि हाल्जे वायर प्लान प्रीमियम प्लान में बोनस हमेशा कम होगा एज कंपेयर टू हाल्जे प्रीमियम प्लान, क्योंकि वहां पे 50% ऑफ टाइम सेव्ड आप कंसीडर करते हैं, यहाँ पे 30% ऑफ टाइम सेव्ड आप कंसीडर करते हैं। तो ये बात आपको माइंड में रखनी होगी। नेक्स्ट है जी रोमन प्रीमियम प्लान। अब रोमन प्रीमियम प्लान में एक्चुअल टाइम टेकन 40 आवर्स मल्टीप्लाई बाय वेज रेट, सेम कैलकुलेशन आ गई 800 की। अब टाइम टेकन 40 डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड 60 टाइम्स नॉर्मल वेज रेट 20 टाइम्स टाइम सेव्ड 20। तो इस सारे का जब हमने सोल्यूशन किया तो ये 267 का आंसर आ गया। अब इसको जब हमने ऐड किया तो 1067। अब देखिएगा कि रोमन प्रीमियम प्लान में जो आपकी ओवरऑल बोनस का फिगर बन रहा है 267, वो पिछले दोनों से ज्यादा है। तो इट मींस के जो एम्प्लॉय है उसके लिए इन तीनों बोनस स्कीम्स में से कौन सा अट्रैक्टिव है? रोमन। लेकिन जो एम्प्लॉयर है उसके लिए कौन सा अट्रैक्टिव है? हाल्जे वायर प्रीमियम प्लान। जी तो ये डिस्कशन थी हमारी बोनस के कैलकुलेशन के हवाले से। अब हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर कि एम्प्लॉयर आपका अगर कंट्रीब्यूट करता है कुछ और बेनिफिट्स में, जैसे कि वो प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन होते हैं। अब कुछ मैंडेटरी होती है, कंट्री टू कंट्री लॉज भी चेंज होते हैं, और कहीं एम्प्लॉयर वॉलंटरली भी करता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द लॉज ऑफ द कंट्री। ईओबी आय की बेनिफिट्स में कंट्रीब्यूशन होगी, इंश्योरेंस के बेनिफिट्स में कंट्रीब्यूशन होगी, प्रोविडेंट फंड्स में कंट्रीब्यूशन होगी। तो इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी? जब कंट्रीब्यूशन रिकॉर्ड की गई तो ये एम्प्लॉय बेनिफिट आपका एक्सपेंस है हो गया, रेलिवेंट लाइबिलिटीज आपने क्रिएट कर ली जिस फंड में आपने कंट्रीब्यूट किया, सोशल सिक्योरिटी में किया, इंश्योरेंस में किया, व्हाटसोएवर जिसमें भी किया। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे नोट डाउन किए, वो लाइबिलिटी क्रिएट कर ली और ये आपका एक्सपेंस हो गया। फिर इस एक्सपेंस को रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में उनके प्रोपोर्शन के मुताबिक चार्ज कर दिया। अगर एडमिन के रेलिवेंट एम्प्लॉयर्स का पेरोल है तो उसमें कंट्रीब्यूट किया है तो वो एडमिन एक्सपेंसेस को चार्ज हो जाएगा। अगर
डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लेबर के रेलिवेंट कंट्रीब्यूशन है तो वो एफओएच कास्ट को चार्ज हो जाएगा। अगर सेल्स डिपार्टमेंट के रेलिवेंट इट मींस एफओएच कास्ट क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के पेरोल के अगेंस्ट। अब ये कंट्रीब्यूशन चाहे डायरेक्ट लेबर के अगेंस्ट है, चाहे डायरेक्ट लेबर के अगेंस्ट है और चाहे इनडायरेक्ट लेबर के अगेंस्ट है, ये एफओएच कास्ट का ही पार्ट बनेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा, चाहे डायरेक्ट लेबर है और चाहे आपकी इनडायरेक्ट लेबर है जी। और सेलिंग एक्सपेंसेस टू एम्प्लॉइज बेनिफिट्स, तो एम्प्लॉइज बेनिफिट्स को हमने क्रेडिट कर दिया, इस एक्सपेंस को यहाँ पे रिड्यूस कर दिया और ये एक्सपेंसेस हमने इंक्रीज कर दिए रिस्पेक्टिव। ये एक क्वेश्चन की एग्जांपल है। टोटल बेनिफिट्स 10,000 के दिए थे, 3 सोशल सिक्योरिटी को, 5 प्रोविडेंट फंड को और 2 EOBI को। तो 25% इसका एडमिन का था तो उसको चार्ज कर दिया 10,000 का 25%, 60% मैन्युफैक्चरिंग का था तो वो एफओएच को चार्ज कर दिया तो 10,000 टाइम्स 60% ये आ गया और ये आपका आ गया 10,000 टाइम्स 25% और ये आपका आ गया 10,000 टाइम्स 15%। 15% आपका जो कंट्रीब्यूशन थी वो सेल्स डिपार्टमेंट की पेरोल के अगेंस्ट थी, तो इनको डेबिट कर दे, एम्प्लॉइज बेनिफिट को क्रेडिट कर दिया जी। अब हम लेबर के रेलिवेंट कुछ रेशियोज की बात करते हैं, तो उनमें से पहली रेशियो है लेबर टर्नओवर रेशियो, इसको एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। इट इज अ रिलेटिव मेजर। तो पहले तो मैं एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर का डिफरेंस आपको बता दूं। लेट्स अज्यूम एक स्टूडेंट कहता है कि उसके 10th ग्रेड के एग्जाम में मार्क्स हैं से 700, ये स्टूडेंट ए है और स्टूडेंट बी कहता है जी कि उसके मार्क्स हैं 650। अब अपरेंटली अगर मार्क्स को हमने देखा तो स्टूडेंट ए के मार्क्स ज्यादा हैं 700, बट हुआ ये कि स्टूडेंट ए ने ये मार्क्स लिए 1000 के एग्जाम स्कीम से, तो एब्सोल्यूट मेजर में कितना था? एब्सोल्यूट मेजर में ये 700 था, लेकिन जब हम रिलेटिव मेजर की बात करेंगे तो ये 700 डिवाइडेड बाय 1000 टाइम्स 100 करेंगे तो ये 70% बन जाएगा। ठीक है, अब ये सांप जो है इन्होंने ये मार्क्स लिए हैं से 800 टोटल मार्क्स में से, तो 650 डिवाइडेड बाय 800 times 100 equals to, let me do the calculation, 650 divided by 800 times 100 is equal to 81.25%। जी, तो अब अगर हम देखें तो 81.25% is much bigger figure as compared to 70%। तो कंपैरिजन करने के लिए हम एब्सोल्यूट मेजर्स को रिलेटिव मेजर में परसेंटेज टर्म में कन्वर्ट करते हैं। हम क्या करते हैं? परसेंटेज टर्म में कन्वर्ट करते हैं कंपैरिजन पर्पस के लिए। तो अब हमें ये पता चला कि एक्चुअल में स्टूडेंट बी बेहतर परफॉर्म कर रहा है
मुकाबलतन स्टूडेंट ए के। तो लेबर टर्नओवर रेशियो जो है या एम्प्लॉइज टर्नओवर रेशियो जिसको बोलते हैं, ये कौन सा मेजर है? रिलेटिव मेजर है। किस किस चीज को देख के कैलकुलेट किया जाता है? एम्प्लॉइज जो लीव करते हैं ओवर द पीरियड, ओवर द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड। अब मोस्ट ऑफ द केसेस ये रेशियो जो होती है ये इंटरनल यूजेज के लिए कैलकुलेट होती है। तो ये पीरियड जो होता है ये 1 ईयर जरूरी नहीं है, मंथ्स पे भी कैलकुलेट किया जा सकता है, क्वार्टर्स पे भी कैलकुलेट किया जा सकता है, सेमी एनुअली भी कैलकुलेट किया जा सकता है, या और कोई भी टाइम की का स्केल लेके हम उस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लेफ्ट डिस्चार्ज, जिन्होंने छोड़ दिया, divided by average number of employees multiply by 100। अब ये एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसका फार्मूला है ओपनिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एट द अकाउंटिंग पीरियड प्लस क्लोजिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉइज डिवाइडेड बाय 2। इस फार्मूला से हमने कैलकुलेट कर लिया अपना एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मल्टीप्लाई बाय 100, ताकि रिलेटिव मेजर हमारे पास आ जाए। जी ये एक एग्जांपल है। अब जो टाइम पीरियड अंडर कंसीडरेशन है वो जनवरी का मंथ है। 30th जनवरी को हमारे पास ये फिगर था और 1 जनवरी को ये फिगर था। 2900 1 जनवरी को थे और 30th जनवरी को हमारे पास 3100 थे। अब जो टर्मिनेटेड वर्कर्स हैं वो 60 हैं और जो रिजाइंड वर्कर्स हैं वो 40 हैं। तो इन टोटल जिन वर्कर्स ने आपको छोड़ा वो 100 हैं। कुछ को आपने टर्मिनेट किया, कुछ ने रिजाइन किया। अब कैलकुलेशन किस किस की करनी है? एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, वो तो सिंपल है, इन दोनों का सम करके डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, और लेबर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है। लेट्स डू द वर्किंग। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स क्लोजिंग प्लस ओपनिंग डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3000, या ओपनिंग प्लस क्लोजिंग वो सेम ही आंसर आएगा। लेबर टर्नओवर रेशियो, जो जिन्होंने लीव किया उन दोनों का सम, जो टर्मिनेट हुए ये जिन्होंने रिजाइन किया उन दोनों का सम आ गया 100, जो कि थे 60 प्लस 40 डिवाइडेड बाय एवरेज जो अभी हमने कैलकुलेट किया, इसको हमने यहाँ पे यूज किया, मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा आंसर आ गया 3% पर मंथ। अब क्योंकि ये एक मंथ का डाटा था उसके लिए यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया। अब लेबर टर्नओवर रेशियो हमारी जो है फॉर द ईयर, वो टाइम्स नंबर ऑफ मंथ्स के साथ कैलकुलेट करके हमने लेबर टर्नओवर रेशियो ले ली साल की। ठीक है जी। अब वर्कर्स के लीव करने की रीजंस क्या हो सकती हैं? आपका रिम्यूनरेशन पैकेज पुअर है, आपने वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं दिया हुआ, ट्रेनिंग्स नहीं करवाते, वैसे एज आ गई है रिटायरमेंट की, ये मैंडेटरी है, होनी ही होनी, अनअवॉइडेबल है, आप नहीं इसको रोक सकते। एम्प्लॉय की डेथ हो गई, ये भी मैंडेटरी है, अनअवॉइडेबल है। एम्प्लॉय बीमार हो गया, लेस चांस ऑफ ग्रोथ। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को यह समझ लगती है कि उसका आगे बढ़ने के चांसेस कम है। कोई अदर फैमिली प्रॉब्लम आ गया, लाइक यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकता है कि रीलोकेशन,
कि जी आप पहले कराची बेस्ड थे तो अब इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहे हैं तो कराची वाली जॉब आपको क्विट करनी पड़ेगी, ये भी अनअवॉइडेबल है। को फैमिली का इशू हो गया, फैमिली में किसी की डेथ हो गई, अगर आप फीमेल हैं, प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो फिर आपने या बच्चे की बर्थ होने के बाद कुछ टाइम आप फैमिली के साथ गुजारना चाहते हैं, लाइक इस तरह के जितने भी इश्यूज हैं वो क्या है, फैमिली इश्यूज हैं, ये भी अनअवॉइडेबल होते हैं। बेटर अपॉर्चुनिटी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से कहीं बेहतर अपॉर्चुनिटी उसको मिल गई है तो फिर भी वो चला जाएगा। अब कुछ इश्यूज हम यहां से हाईलाइट कर लेते हैं जो कंट्रोलेबल हैं, जो कंट्रोलेबल हैं। मिसाल के तौर पे पुअर रिम्यूनरेशन, ये कंट्रोलेबल है, आप इसको बेहतर रिम्यूनरेशन दे सकते हैं। वर्किंग कंडीशंस आपकी पुअर है, आप बेहतर कर सकते हैं। नो प्रॉपर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग आप दे सकते हैं, अब ये आपके कंट्रोल में नहीं है। लेस चांसेस ऑफ ग्रोथ, इसको भी आप बेहतर कर सकते हैं कि जी नहीं जी हम तो बेहतर ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स देंगे। बेटर अपॉर्चुनिटी, ये नॉर्मली कंट्रोल आपके नहीं है, तो ये एरियाज जो है, हाँ आप उसको ये कि जी हम बेहतर ग्रोथ दे के तो उसको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। अब दूसरा डिपेंड करता है, इसमें दो चार चीजें मैं आपके साथ और भी डिस्कस करूंगा। सम टाइम टर्नओवर रेशियो आपकी हाई हो जाती है ड्यू टू सम अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, लाइक जैसे अभी कोविड-19 है, तो ये एक ऐसा फैक्टर है जिसने पूरी दुनिया के सिस्टम को हिला के रख दिया है। तो इस सिचुएशन में जो आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के टर्नओवर रेशियो बहुत हाई हो जाएगी, लेकिन ये एक ऐसा फैक्टर है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, ये स्पेसिफिक टू योर ऑर्गेनाइजेशन नहीं। हाँ फिर आगे आपकी लाइक क्या है दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, वो एक्सटर्नल फैक्टर से क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा तो इम्पैक्ट नहीं हो। जैसे अब एयरलाइन का बिजनेस बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है तो वहां पे हाई टर्नओवर रेशियो चलेगी। तो इस तरह के फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो पूरी दुनिया को हिला के रख देंगे या सब लोगों को हिला के रख देंगे। अब एक और बात, आपने एक चीज और भी चेक करनी है, क्या आपने सक्सेशन प्लानिंग की हुई है कि अगर आपके एम्प्लॉयज छोड़ के जाते हैं तो उनकी जगह पे नए लोग आप इंडक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये दूसरा, जो लोग जा रहे हैं वो हाउ मच स्किल्ड ही इज, हाउ मच इंपॉर्टेंट ही इज फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन जो एचआर मैनेजर होता है वो इस चीज को मद्देनजर रखता है। अगर कोई ऐसा बंदा जो आपके रेम्यूनरेशन से नहीं सेटिस्फाइड बट ही हैज अ यूनिक एक्सपर्टीज जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, अगर वो किसी और के पास चला जाएगा तो वो स्किल जो एक आपको यूनिक कंपेटिटिव एडवांटेज दे रही थी वो आप आपके कंपेटिटर को एडवांटेज देगी, तो आप उसको यहाँ पे रोकने की कोशिश करेंगे। तो ये स्ट्रेटजीज होती हैं, पॉलिसीज होती हैं, एचआर मैनेजर्स जो बनाते हैं कि कैसे हमने अपने लेबर टर्नओवर रेशियो को नीचे लेके आना है। फिर एक और रेशियो है लेबर एफिशिएंसी रेशियो, कि यहाँ पे ये देखा जाता है कि हाउ मच एफिशिएंट योर वर्कफोर्स इज। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम जो किसी काम करने को, किसी जॉब को परफॉर्म करने के लिए अलाउ किया जाता है, और एक्चुअल टाइम, इन दोनों का कंपैरिजन किया जाता है। जैसे कि इसके फार्मूला में है स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल का कंपैरिजन किया जाता है कि कितना आप एफिशिएंट हैं। अगेन इधर भी एक बात याद रखिएगा कि एफिशिएंसी का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप क्वालिटी को रिड्यूस कर दे बेशक टाइम कम करें, नहीं, वही क्वालिटी प्रोड्यूस करें कम टाइम में तो ज्यादा एफिशिएंट है आप। कैपेसिटी रेशियो,
अब इसमें आप देखते हैं कि कितना टाइम आपने टोटल अवेलेबल टाइम कैपेसिटी को, कि वर्किंग कैपेसिटी कितनी है आपकी, अवेलेबल टाइम से एक्टिवली कितने आवर्स आपने वर्क पे लगाए। तो एक्चुअल टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट और बजटेड टाइम का कंपैरिजन किया जाता है कैपेसिटी रेशियो में। इसके बाद है एक्टिविटी रेशियो। अब इसमें स्टैंडर्ड टाइम ये प्लानिंग के हवाले से है और बजटेड टाइम का फुल कैपेसिटी पे अगर आप काम कर रहे हैं, ये बजटेड आवर्स, इन दोनों का कंपैरिजन आप करते हैं जी। तो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हम इन तीनों रेशियोज की कैलकुलेशन को देखेंगे। सॉरी, इधर रिक्वायरमेंट में लेबर एक्टिविटी रेशियो भी है। ठीक है। A company budgets to make 40,000 units of product X in 4,000 hours in a year. अब actual output during the year was 38,000 units, which took 4,180 hours. अब actual hours आपको available आ गए। अब आपकी कैपेसिटी टोटल कितनी है? 40,000 यूनिट्स बनाने के लिए, जिसके लिए टोटल बजटेड आवर्स कितने हैं? 4,000 है। अब स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट हम निकाल लेते हैं। अब स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इक्वल्स टू 4,000 डिवाइडेड बाय 40,000। तो स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट आ गया टाइम्स जो एक्चुअल आउटपुट हुई 38,000 आवर्स जी। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4,000 डिवाइडेड बाय 40,000 टाइम्स 3,800 इक्वल्स टू 38,000 इज इक्वल टू 3,800। तो स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना होना चाहिए जी? 3,800। अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। लेबर एफिशिएंसी रेशियो 3,800 divided by 4,180 times 100, 90.90%। अब लेस एफिशिएंट है। स्टैंडर्ड 3800 घंटे लगाने चाहिए, एक्चुअल 4,180 घंटे लगाए, तो लेस एफिशिएंट है आपकी लेबर। कैपेसिटी रेशियो 4,000 की बजटेड आवर्स थे, एक्चुअल लगाए 4,180, तो कैपेसिटी से ज्यादा टाइम लगाया। तो ये दोनों एडवर्स है। ये अगर 100 से ऊपर होगी तो एडवर्स होगी, ये 100 से नीचे होगी तो एडवर्स होगी। एक्टिविटी रेशियोज स्टैंडर्ड ये आवर्स लगने चाहिए थे एक्चुअल के, तो जो आपने एक्टिविटी, जो वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी आपने प्लान किया था वो 95%। इट मींस आपके लेबर जो है आइडल है, उसने अभी अपनी 100% कैपेसिटी पे काम नहीं किया। तो ये जैसे जैसे 100 से जितनी नीचे होगी ये भी इतनी अनफेवरेबल होगी। तो आई बिलीव कि इस क्वेश्चन में ये तीनों रेशियोज जो थी ये अनफेवरेबल हैं। तो जनाबे वाला ये थी हमारी लेबर के रेलिवेंट नेक्स्ट सेक्शन की डिस्कशन। अब मैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपके साथ FOH की ट्रीटमेंट के हवाले से आपकी खिदमत में हाजिर होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। काइंडली मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जी, थैंक यू वेरी मच।